गुड मॉर्निंग साथियों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निवास स्थिति के आधार पर कर भार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि उपार्जित या अर्जित की गई आय और आय प्राप्त कहाँ हुई है, स्थान देखना पड़ेगा अपने को। दो घटनाएं हैं, एक आय का अर्जित होना या उपार्जित होना और दूसरा आय का प्राप्त होना। दोनों में से यदि कोई एक घटना या दोनों घटना भारत में घटित हो रही है तो वो निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों के लिए टैक्सेबल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई आय ऐसी है जो विदेश में ही अर्जित हो रही है और विदेश में ही प्राप्त हो रही है, लेकिन वो व्यापार की आय है और उस व्यापार का नियंत्रण भारत से हो रहा है, तो वो निवासी और असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगी। और इसी प्रकार ऐसी कोई आय जो विदेश में अर्जित हो रही है, विदेश में प्राप्त हो रही है, लेकिन व्यापार की नहीं है, कोई और आय है, तो केवल निवासी के लिए टैक्सेबल होगी। और यदि गत वर्ष में कोई पुरानी राशि या पहले की राशि भारत में भेजी जा रही, केवल पैसा भेजा जा रहा है, आय से मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति ने जो विदेश में रह रहा है उसने भारत में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो पैसे ट्रांसफ़र करने पे गत वर्ष में यदि उसने ट्रांसफ़र किए हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके आधार पर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5वां उदाहरण है, उसको देखते हैं पहले हम। निवासी असाधारण निवासी ठीक है। सबसे पहले इस 5 नंबर एग्जाम्पल है, ये देखो पटेल चौधरी बुक है, उसका चौधरी प्रकाशन जो बुक है अभी। 5वां उदाहरण का पहला पॉइंट पढ़ता हूं मैं। पाकिस्तान में दी हुई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन। किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान में सेवा दी है, तो सेवा जहां दी है, आय वहीं अर्जित हो रही है, तो आय अर्जित हो रही है पाकिस्तान में, वेतन प्राप्त हो रहा है भारत में। तो देखो, आय अर्जित होना और आय प्राप्त होना, दोनों में से यदि कोई एक घटना भारत में हो रही है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल है। तो ये जो 1 लाख रुपए है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। निवासी हो यदि करदाता तो भी टैक्स लगेगा, असाधारण निवासी है तो भी टैक्स लगेगा, और अनिवासी है तो भी टैक्स लगेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत में पैसे से आय परंतु जापान में प्राप्त की गई। आय कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। प्राप्त कहाँ हो रही है? जापान में हो रही है। दोनों में से एक घटना भारत में हो गई है, तो फिर तीनों के लिए टैक्सेबल है। ये 30,000 रुपये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मलाया में संपत्ति से आय है 60,000 रुपये। मलाया में संपत्ति से आय, संपत्ति कहाँ है? मलाया में, तो आय भी मलाया में, मतलब विदेश में हो रही है। और प्राप्ति के बारे में कुछ लिखा नहीं है, आय प्राप्त कहाँ हुई। जब लिखा नहीं है तो जहाँ आय हो रही है वहीं प्राप्त हो रही है, मतलब आय अर्जित भी विदेश में हो रही है, प्राप्त भी विदेश में हो रही है, तो फिर ये केवल निवासी के लिए टैक्सेबल होगी। तो कितने रुपए है? देखो 60,000 रुपये है थर्ड पॉइंट में। ये यदि करदाता निवासी है तब तो टैक्स लगेगा,
और असाधारण निवासी या अनिवासी है तो इस आय पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में लिखा है कि 60,000 में से 30,000 रुपये भारत में भेजे गए। तो मैंने आपको बताया था भारत में पैसे भेजने पर कोई टैक्स नहीं, तो इस लाइन से अपना कोई मतलब है। चौथा पॉइंट है इंदौर में व्यापार से अर्जित आय। इंदौर भारत में है, भारत में व्यापार से अर्जित आय है, तो अर्जित भारत में हो रही है और प्राप्त भी भारत में ही हो रही है, तो फिर ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। तो ये 50,000 रुपये तीनों तरह के करदाताओं पर कर रहे हैं। फिर है केन्या में कृषि से आय। केन्या में आय हो रही है, केन्या विदेश में है। यदि भारत में कृषि से आय होती ना देखो, तो वो तो वैसे ही टैक्स फ्री थी। मैंने आपको बताया था ना, भारत में कृषि आय जो है वो कर मुक्त है, लेकिन ये विदेश में हो रही है कृषि से आय और कुछ नहीं लिखा है तो प्राप्त भी विदेश में हो रही है, तो फिर ये निवासी के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है ना। तो 5वें पॉइंट में निवासी के ऊपर 1 लाख रुपए टैक्सेबल। छठा पॉइंट है नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से हो रहा है। लाभ कहाँ हो रहा है? नेपाल में। कुछ नहीं लिखा है तो प्राप्त भी कहाँ हो रहा है? नेपाल में। तो दोनों चीजें विदेश में हो रही है, लेकिन व्यापार का लाभ है और उस व्यापार का नियंत्रण कहाँ से हो रहा है? भारत से हो रहा है। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा? निवासी और असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा। तो ये 2 लाख रुपए जो है ये निवासी और अनिवासी के लिए टैक्सेबल होंगे। ठीक है। 7वां पॉइंट है गत वर्ष में यूएसए से भारत में पैसे भेजे गए 1 लाख रुपए जिन पे कर नहीं लगा हुआ। कर नहीं लगा हुआ है वो हमारा मैटर अभी नहीं है, क्योंकि गत वर्ष में भेजे हैं पैसे पहले के कमाए हुए ये कह रहा है। तो पहले के कमाए हुए पैसों पर कर यदि उसने नहीं भी दिया है तो वो उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में उसने कमाए थे, गत वर्ष में टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है ना। और वो पैसे भारत में भेजे गए हैं, भारत में भेजने पर कोई टैक्स लगता नहीं है, तो ये पॉइंट हमारे लिए महत्वहीन है, इस पर भी कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। तो बस इस एग्जाम्पल में इतने ही पॉइंट थे। तो आप देखो बड़े आराम से हमने हल कर लिया कि कौन सी आय पर कौन कौन करदाता कर दे। ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल नंबर 5 हमने किया है। एक और देख लेते हैं। 6th एग्जाम्पल है, वो भी इसी पैटर्न पे है, उसको भी हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। छठा उदाहरण है। देखो पहला पॉइंट है इसमें, ऑस्ट्रेलिया में मकान संपत्ति से आए 50,000 रुपए जिसे ऑस्ट्रेलिया में एक बैंक में जमा करा दिया गया और इसमें से 20,000 रुपए भारत में भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया में आय हुई है, प्राप्त भी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, विदेश में ही आय हुई है, विदेश में प्राप्त हुई है और मकान संपत्ति की आय है, इसलिए केवल निवासी के लिए टैक्स लगेगा। तो ये 50,000 रुपए निवासी के लिए टैक्सेबल हो गए। अब ये कह रहा है इसमें से 20,000 रुपए भारत भेजे, तो आपको पता है भारत भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट है, भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी 24,000 रुपए। भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी अर्जित भी भारत में हो रही है, प्राप्त भी भारत में हो रही है, तीनों के लिए टैक्सेबल है। तो ये 24,000 तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल। तीसरा, अफगानिस्तान में व्यापार से आए 1,25,000 रुपए, इसमें से 75,000 भारत में भेजे गए और इस व्यापार का नियंत्रण भारत से होता है।
अफगानिस्तान में व्यापार की आय विदेश में अर्जित हो रही है, विदेश में प्राप्त हो रही है 1,25,000 रुपये, लेकिन व्यापार का नियंत्रण कहाँ से है? भारत से है। तो किसके लिए टैक्सेबल होगा? निवासी और असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा। इसमें से 75,000 भारत भेजे हैं, तो आपको पता है भारत भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर नहीं, सॉरी, 75,000 भारत भेजे नहीं है, 75,000 भारत में प्राप्त किए हैं। थोड़ा चेंज हो गया मामला। 1,25,000 अफगानिस्तान में कमाए, अर्जित कहाँ हुए? अफगानिस्तान में। अर्जित कहाँ हुए? अफगानिस्तान में। इसमें से 75,000 तो भारत में प्राप्त किए, तो जो भारत में प्राप्त हुआ है वो तो तीनों के लिए टैक्सेबल है। और 50,000 रुपए जो अफगानिस्तान में प्राप्त किए हैं वो निवासी और असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होंगे 50,000, क्योंकि इस व्यापार का नियंत्रण कहां से हो रहा है? भारत से। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, मलेशिया में विनियोगों से आए 50,000 रुपए है, इस राशि को मलेशिया में ही प्राप्त किया है और बैंक ड्राफ्ट से भारत भेज दिया। आय अर्जित कहाँ हो रही है? मलेशिया में। प्राप्त भी कहाँ हो रही है? मलेशिया में। तो केवल निवासी के लिए टैक्सेबल है, और इसको भारत भेज दिया तो भारत भेजने पर कोई टैक्स नहीं। फिर कह रहा है महेश चंद्र एक अनिवासी है और भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज 25,000 रुपये। भारत में व्यापार संचालित है और भारत में रुपए अर्जित हो रहे हैं 25,000, तो फिर तीनों के लिए टैक्सेबल होंगे। तो ये 25,000 रुपये तीनों के लिए टैक्सेबल होंगे। ठीक है। छठा पॉइंट है, सुरेश चंद्र भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त रॉयल्टी 20,000। भारत के बाहर सेवा प्रदान की है, पैसा अर्जित कहाँ हो रहा है? भारत के बाहर, और प्राप्त भी कहाँ हो रहा है? भारत के बाहर। तो केवल किसके लिए टैक्सेबल होगा? निवासी के लिए। तो 20,000 रुपये निवासी के लिए टैक्सेबल। फिर सातवां पॉइंट है, भारत में एक व्यापार से आए 2 लाख रुपए, इस व्यापार का नियंत्रण फ्रांस से होता है और इसमें से 1 लाख रुपए भारत भेजे गए। व्यापार कहाँ है? भारत में। तो भारत में अर्जित हो रही है आय, ठीक है ना। जब भारत में अर्जित हो रही है तो फिर आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे 2 लाख रुपए। नियंत्रण कहीं से हो, क्या फर्क होगा? और रुपए इसमें से 1 लाख भारत भेजे हैं, तो भारत भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 8वां पॉइंट, जयपुर में मकान संपत्ति के विक्रय से आए 1,50,000, इस राशि का आधा भाग भारत में प्राप्त किया है। देखो, जयपुर में मकान बेचा है तो अर्जित कहाँ हुई है? 1.5 लाख रुपए। अर्जित भारत में हुई तो तीनों के लिए टैक्सेबल है ही, भले अब आधा भारत में प्राप्त हुआ चाहे आधा बाहर प्राप्त हुआ, अर्जित सारी कहाँ हो रही है? भारत में। तो जब अर्जित होने की एक घटना भारत में हो गई है तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो 1,50,000 रुपये जो है वो तीनों के लिए टैक्सेबल है। और 9 नंबर पॉइंट है, एक मित्र से शादी के अवसर पर 36,000 रुपये का उपहार प्राप्त किया है। उपहार प्राप्त करना कोई आय नहीं मानी जाती है, तो इसके ऊपर कर नहीं लगेगा, इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे हम। तो कुल मिला के ये 8 पॉइंट जो है, इनमें कौन से करदाता को कौन सी आय पर कर देना पड़ेगा वो मैंने आपको बताया। तो ये 2 प्रश्न हमने हल किए हैं। तो इस तरह से निवास स्थिति और कर दायित्व का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ऐसा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आराम से देखिए, इसको समझिए, कोई समस्या आती है पूछिए। धन्यवाद।